आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने DPSP से रिलेटेड ही पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ बेसिक समझा था कि DPSP होते क्या हैं, किस पार्ट के अंदर है, कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ से लिए हैं। उसके अलावा हमने इसमें डिस्टिंक्शन भी की थी उस वीडियो में कि फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में डिफरेंस क्या है। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम DPSP को और डीप में पढ़ेंगे और इसके और ज़्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ये जो स्लाइड है ये एक ज़बरदस्त कंपैरिजन दिखाती है पुराने ब्रिटिश सिस्टम और हमारे मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। तो चलिए समझते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने 1935 में जो गवर्नेंस के रूल बनाए थे उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली एक गाइड बुक थी गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसका ही पार्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये डायरेक्शंस थी किसके लिए? गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए। अब देखिए बेसिक चीज़ें समझते हैं। इशूड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय ब्रिटिश क्राउन, DPSP इशूड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Directed to governor and governor general, DPSP are directed to legislative and executive. Instrument of instruction non-justiciable, DPSP are also non-justiciable. Both are same in this way. मतलब नेचर जो है दोनों का सेम था। पर्पस क्या था? टू गाइड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और DPSP का पर्पस है टू गाइड वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज। बाइंडिंग फोर्स मोरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मोरल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए डिफरेंस क्या है। इशूड बाय ब्रिटिश क्राउन मतलब कि ब्रिटेन से इनको इशू किया जाता था भारत के लिए। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्शंस देते थे गवर्नर और गवर्नर जनरल को कि भारत के अंदर किस तरीके से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना है, कैसे अपने रूल को, अपना जो वहाँ पे राज है उसे चलाना है। ये सारी चीज़ें इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में थी। एंड मोरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बाइंडिंग फोर्स था मोरल और एडमिनिस्ट्रेटिव। मोरल तो सिर्फ दिखाता है डॉक्यूमेंट्स में, अदरवाइज कोई मोरल इसका बाइंडिंग फोर्स था ही नहीं। मेनली सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स था इसका। देन देखिए ये भी क्या था? नॉन जस्टिसिएबल। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है कि ये इशू किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब कि हम जब अपने संविधान को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन भारत के लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। तो इशूड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के लोगों ने ही भारत के संविधान के अंदर DPSP का एक हिस्सा बना दिया है हमारे संविधान का। डायरेक्टेड टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मतलब लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एनफोर्स करते हैं, उनके लिए डायरेक्शंस हैं कि आप ऐसे कानून बनाएं जो देश का वेलफेयर करें, जो देश के बेटरमेंट के लिए हों। देन उसके बाद ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल, कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते। देन पर्पस क्या है? टू गाइड वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का जब पर्पस था वो था कंट्रोल करना, यानी अपना राज चलाना। लेकिन DPSP का गोल है एक ऐसा इंडिया बनाना जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी और लोग डिग्निटी के साथ रह सकें। मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाना हमारा गोल है DPSP का। इसीलिए बाइंडिंग फोर्स क्या है? मोरल भी है, पॉलिटिकल भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी। देन आपको इस चीज़ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो ब्रिटिशर्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया इसका पर्पस था कंट्रोल करना। वहीं इंडिया के जो DPSP हैं इनका पर्पस है एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना। जहां ब्रिटिश रूल में लोगों को राइट ही नहीं दिए गए थे, वहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने DPSP को ऐड किया है इसके थ्रू हम एक इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का ड्रीम देखते हैं। सो DPSP हमें याद दिलाता है कि गवर्नेंस सिर्फ लॉ बनाना और लॉ को फॉलो कराना नहीं होता, बल्कि उसमें वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, लोगों का बेनिफिट भी होना चाहिए और लोगों की अपलिफ्टमेंट भी होनी चाहिए। उसी से एक कंट्री क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब 5 फीचर्स दिए गए हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो मैं पहले ही आपको लास्ट की वीडियो में समझा चुकी हूँ। इनमें सिर्फ सीक्वेंस से लिख दिए हैं कि 5 फीचर्स हैं कौन से।
सबसे पहले डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नहीं एनफोर्स करा सकते, लेकिन फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, लेकिन गवर्नमेंट जो कंट्री है उसकी गवर्नेंस के लिए क्या है, फंडामेंटल है, मौलिक है। तो इनका आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू मेक पॉलिसीज टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन क्या है, सेम एज इन द पार्ट 3। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। जो डेफिनेशन वहाँ है उसी की वही डिट्टो जो डेफिनेशन है वो पार्ट 4 के अंदर दी गई है आर्टिकल 36 में। देन उसके बाद डीपीएसपी आर इंस्ट्रक्शन टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कि जो कानून बनाते हैं और जो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप इनके थ्रू कानून बनाएं जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हों। मतलब कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझें तो स्टेट जो है एक सेंटर लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे होती है, और जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं इन सब की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा कानून बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो क्या हो, वेलफेयर में हो लोगों के। इंस्ट्रक्शन टू लेजिस्लेटिव, डीपीएसपी आर इंस्ट्रक्शन टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये ऐसी ही इंस्ट्रक्शन है जो एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करते हैं। Then DPSP aim to build a welfare state that ensure justice and equality for all. DPSP are not enforceable in court, but they are essential guidelines for the state law making and governance. कानून बनाते समय स्टेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम इस पोजीशन में हैं कि आप किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये स्टेट की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो उसे इम्प्लीमेंट करे। DPSP helps court uphold law aimed at public welfare even if they limit certain fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि अगर कोई डीपीएसपी क्वेश्चन में है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन करना है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रीजनेबल कंसीडर करे विद रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो इससे क्या होगा, उसे हम बचा सकते हैं फ्रॉम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो these are the 5 features of the directive principle of state policy. Then classification of directive principle of state policy, 3 पार्ट्स में इन्हें क्लासीफाई किया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं आप इन्हें डायरेक्टली लर्न करें कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये क्या करता है, एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और एम क्या है, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। ऐसा ना हो कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो हमेशा के लिए पीछे ही रह जाए, हम उन्हें अपलिफ्ट ना कर पाएँ। जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। जैसे कि फीमेल है, फीमेल्स की भी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, उन्हें एम्पावर करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, ये जो हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के आर्टिकल्स हैं। इन्हें लर्न करें कि 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 एंड 47 आर रिलेटेड टू सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बेस्ट एग्जाम्पल है सोशलिज्म का, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो ये है कि लीगल एड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिलती हैं वो किस लिए मिलती हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी न्याय मिल सके, इसीलिए वो चीज़ होती है, वो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। देन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो महात्मा गांधी की विजन से एसोसिएटेड है कि महात्मा गांधी का जो विजन था वो क्या था कि जो गांव है उन्हें भी अपलिफ्ट करना है, वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज बनाना चाहते थे। तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 जो हैं वो एसोसिएटेड किससे हैं, गांधीयन प्रिंसिपल से। इसमें गांव की बात की गई है, पंचायती राज की बात की है, काउ स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करने से रिलेटेड बात की गई है, तो वो किससे रिलेटेड है, गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये जो हैं लिबरल, ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए साइन है, जैसे कि आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। अब इसमें बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की, इंटरनेशनल लेवल पे पीस स्टैब्लिश करने की, उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर की, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ हैं, ये 48A से रिलेटेड हैं, तो लिबरल प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। उसी के साथ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि पर्सनल लॉज को प्रोहिबिट करने के लिए, मतलब बिल्कुल रिपील करने के लिए बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सब नागरिकों के लिए सेम कानून होना चाहिए। ये क्या है, ये लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। तो दीज आर दी
3 क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट से आर्टिकल कौन कौन से एसोसिएटेड हैं लर्न करें, गांधीयन के एंड देन लिबरल के भी। अमेंडमेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीज़ ऐड ऑन की गई है, क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो देखिए 4 बार जो है अमेंडमेंट हुई है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, देन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 को ईयर वाइज लर्न होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कई जगह आप पढ़ोगे तो इस वाले में कई बार कन्फ्यूजन होती है। आपको 39A मिलेगा, 40A मिलेगा, 43A होगा, 48A होगा, लेकिन रेयर एंड रेयर आपको पता चलेगा कि 39 में कौन सी चीज़ को अमेंड किया गया है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव्स टू द ओरिजिनल लिस्ट। 39 जो आर्टिकल था उसमें जो F क्लोज था उसको सब्सिट्यूट किया गया था, उसकी लैंग्वेज में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उस चीज़ को ऐड ऑन किया गया था। आर्टिकल 39A, 43A और 48A को ऐड किया गया था, ये न्यूली एडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। वहीं जो 44 अमेंडमेंट एक्ट था इसमें आर्टिकल 38 में क्लोज 2 ऐड किया गया था, ये एकदम नया एडिशन था, पहले 38 क्लोज 1 ही था, 2 बाद में ऐड किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। देन 86th अमेंडमेंट एक्ट मॉडिफाइड आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पे चाइल्डहुड केयर की बात की गई थी अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स, और फंडामेंटल राइट में एलिमेंट्री एजुकेशन को ऐड किया गया था। देन 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था इसमें एक नया डायरेक्टिव ऐड किया गया था, वो था 43B। ये आपको लर्न होने चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 नए डायरेक्टिव्स ऐड किए गए। आर्टिकल 39 क्लोज F में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। 39A, 43A एंड 48 को न्यूली ऐड किया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट में 38 क्लोज 2 को ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया, और 97th अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 43B को ऐड किया गया। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। देन हमने पढ़े फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन क्लासिफिकेशन किया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को 3 पार्ट्स में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। एंड में हमने पढ़ा अमेंडमेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या चीज़ें हमने चेंज की। अब जो इसकी जो लैंग्वेज है हर आर्टिकल की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 से लेके 51 को एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे कि एक एक आर्टिकल का मतलब क्या है, किस में कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कौन सी चीज़ ऐड की गई, कौन सी चीज़ को एकदम नया ऐड किया गया, किस चीज़ को मॉडिफाई किया गया, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।